हम अपना करेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, अच्छा ये जो चैप्टर है कुछ बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगने लग जाता है। क्यों हार्ड लगता है उसके पीछे का कुछ रीजन है। रीजन ये है कि ये चैप्टर में बच्चे ज्यादातर ओवर लैकिंग कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा वास्ट चैप्टर है। ठीक है, और पीछे की नॉलेज थोड़ी सी होनी जरूरी है लेकिन अभी भी सुधारी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लैकिंग नहीं करना आपको। ठीक है, लैकिंग से बचना है। लैकिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी गलतियां करना जिसकी वजह से चैप्टर समझ में नहीं आना। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो आपको इसमें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एक थ्योरम समझ में नहीं आ रही, तो वो थ्योरम कोई बच्चा छोड़ के आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करना। इसमें आपको क्लास 8th वाली आदत नहीं अपनानी, ये क्लास 9th है। आपको यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स दे रखे हैं वो पढ़ने हैं, थ्योरम दे रखे हैं वो पढ़ने हैं और ध्यान से पढ़ने हैं। ध्यान के पढ़ने का मतलब क्या है कि आपको उस थ्योरम की एक एक लाइन पता हो, एक एक लाइन पता हो और उसके साथ उसका मतलब पता हो। एक एक लाइन पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको जैसा लिखा है वैसे ही रट लें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो पढ़ना है बिल्कुल थ्योरम को आपको सॉल्व करके मतलब प्रूफ करके उसका प्रूफ याद होना चाहिए। इस चैप्टर में वही इंपॉर्टेंट है, प्रूफ। ठीक है, कैसे आई है चीजें। और एग्जाम से भी थ्योरम से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो इस भी और जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं और वहां भी ओवरलैकिंग हो जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, मान लो कोई बच्चा 5 दिनों में वो चैप्टर करता है और कोई बच्चा 1 दिन में उस चैप्टर को कर लेता है, तो अंतर कहीं ना कहीं आएगा ना दोनों बच्चों में। उस बच्चे को अच्छे समझ में आया होगा, कुछ उसने टाइम दिया होगा, है ना। और क्या पता आपने 1 दिन में करा, तो आपको देखो क्या होता है माइंड में जब धीरे धीरे चीजें जाती है ना, जब धीरे धीरे होकर जाती है तो ज्यादा अच्छा माइंड काम करता है। अब एक साथ सारी चीजें भरोगे तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अपना एक एक, तो मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो देखिए आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, और एक चीज और मैं इसको आपको इसका इंपॉर्टेंस समझा दूं। देखो इसका जो इंपॉर्टेंस है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 सर्कल तक, यहां तक इसका जरूरत बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया ना भाई साहब या फिर बहन जिस जो भी है, तो आपकी होने वाली हालत खराब, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे, फिर आगे आने वाले चैप्टर छोड़ेंगे। ठीक है, और उसका अच्छा खासा वेटेज है किसमें, क्लास 9th में। और ऐसा नहीं है कि क्लास 9th में नहीं आया छोड़ दिया बच गए, क्लास 10th में भी आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और जब देखो एक बार चीजें छूटती है ना तो कवर होने का उसका बहुत ही कम चांसेस होता है कि कोई बच्चा उसे कवर कर ले। तो थोड़ा इंटरेक्टिव पढ़ना है, दिमाग खोल के पढ़ना है। ठीक है, जहां मैं बोलूँ आपको नोट करना है और मेरे साथ बिल्कुल इंटरेक्टिव बोर्ड पे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोरिंग लगे या फिर ऐसा लगे कि मैंने पढ़ रखा है, लेकिन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से। कहां से? जीरो से हीरो। कहां से? जीरो से जीरो। ध्यान से, जीरो से हीरो। तो ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्या है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। मैं आशा करता हूं आपने कॉपी खोल ली होगी, है ना, और एक पेन भी ले लिया होगा सुंदर सा। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो लिखे। चलो देखो आज हम करेंगे बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक बातें। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं अपना लाइंस। क्या है हमारा लाइंस? देखिए बेसिक जो है ना वो आपको आना जरूरी है। क्या है हमारा लाइंस? ठीक है, देखिए जी लाइंस क्या होता है। लाइंस क्या होता है हमारा, मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे, और इन पॉइंट्स को मैं अगर कलेक्ट कर दूं, ऐसे मिला दूं आई थिंक, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा लाइंस बन जाएगा। एक मिनट, हाँ बहुत सारे पॉइंटों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा हमारे, ये लाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाइन। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, लाइन की एक खासियत होती है कि दोनों एंड से, अपने दोनों एंड से बढ़ता है, ऐसे इंक्रीज होता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ये क्या है मेरा लाइन से, क्योंकि दोनों एंड से क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, तो इसको मैंने बोल दिया लाइन। ठीक है, अब लाइन क्या बोलता है कि मैं भी दो तरीके से हो सकता हूँ। देखो ये क्या है मेरा, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और लाइन देखो ऐसे ना होके लाइन ऐसे भी तो हो सकता है, इस तरीके से। अगर मैं इन पॉइंटों को मिला दूं तो देखिए स्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा आपका स्ट्रेट, इस तरीके से देख सकते हैं, तो ये भी तो लाइन हो गया। ठीक है, और ऐसे ना होके ये जो है मेरा इस तरीके से, अगर बहुत सारे पॉइंट है कुछ इंक्लिनेशन पे, तो अगर मैं इनको मिला दूं तो ये भी क्या बन गया मेरा, ये भी लाइन बन जाएंगे। देखिए तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है ना तीनों, देखिए इनका कुछ नाम है, इसका नाम है मेरा, ये आपको याद रख लेना है, ये आपके काम आएगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो है ये है, इसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। यहां तक आपको क्लियर है? इसको बोलते हैं हम वर्टिकल लाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लाइन लाइन। कैसी है? इंक्लाइन, जो किसी एंगल पे हो। ठीक है, जो किसी एंगल पे हो उसको क्या बोलते हैं हम, इंक्लाइन लाइन। कौन सी? इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है आई थिंक, इंक्लाइंड लाइन। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये होता है हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल एंड इंक्लाइंड लाइन, ठीक है। अब लाइंस क्या बोलते हैं, ठीक है, देखिए लाइंस क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि दोनों एंड से बढ़ते हैं, लेकिन इसमें देखिए अगर एक जगह से मैं एक लाइन को स्टॉप कर दूं यहाँ से और एक जगह से बढ़ाऊं, तो ये जो चीज मिलती है ना मेरे को, इसको बोलता हूँ रे, जिसका नाम क्या पड़ेगा, रे, क्या पड़ेगा, रे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं दोनों एंड से लाइन को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दूं, ठीक है, दोनों एंड से अगर मेरा मतलब डायरेक्शन को रोक दूं, तो यहाँ जो मिलेगा उसको बोलूंगा मैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलूंगा, लाइन सेगमेंट। इतनी चीज आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है ना, सेगमेंट, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। ये क्या मेरा लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ये रे है मेरा, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बस लाइंस के बारे में इतना ही था, और भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा पेयर्स जब मैं कराऊंगा, तो इतनी चीजें अभी आप नोट कर ले, बस सफिशिएंट इतना। लाइन क्या होता है, एक वर्ड में अगर बात करें तो इट इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज नोन एज लाइन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, जब हम बहुत सारे पॉइंटों को इस तरीके से, कलेक्शन है पॉइंट से बहुत सारे, जब मैं इनको मिला दूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा। तो लाइन इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बस सिंपल भाषा में आपको याद रखना है, और जितना बताया उतना सफिशिएंट है, प्लीज नोट करें। आगे बढ़ते हैं, हो गया, हो गया, मिटा दे, चलो, ठीक है। बिल्कुल प्यार से करते हैं इस चैप्टर को, देखो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है हमारा एंगल्स, क्या नाम है उसका, एंगल्स, ठीक है, क्या है, एंगल। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पे देखो एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक रे है इस तरीके से, और इस रे से, इसी रे से, यहाँ से मैंने क्या करा, ये मान लो ये इसका सिरा है हेड, और इसको क्या बोलते हैं टेल। तो इस एंड वाले सिरे से, जहां से इसका एंड हुआ है, यहाँ से अगर मैं कोई भी लाइन बनाता हूँ, मतलब कोई भी लाइन बनाता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, देखो, या तो मैं लाइन को इसी के ऊपर भी बना दूं, एक और लाइन, सॉरी एक और रे, ठीक है, या फिर एक रे और बनाऊं जो कि यहाँ पे कुछ इंक्लिनेशन पे हो, ऐसे भी करा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशन हो सकती है, मैं लाइन कैसे भी बना सकता हूँ। तो ध्यान से देखते हैं, पहली कंडीशन ले ली कि अगर मैंने लाइन को यहाँ से मिटाते हैं, चलो यहाँ से करते हैं, मान लो मैंने लाइन ये थी मेरी L1, ठीक है, और इसके टेल से मैंने एक और लाइन बना दी, उसका नाम दे दिया इसी के ऊपर बिल्कुल L2, क्या नाम दे दिया, L2। तो यहाँ पे देखो L1 और L2 के बीच में, L1 और L2 के बीच में कोई गैप दिख रहा है आपको, कहने का मतलब है देखो जब मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे, तो इनके बीच कुछ गैप होगा, है ना, है कि नहीं कुछ गैप, लेकिन यहाँ पे कोई भी गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसके बीच जो एंगल है, एंगल को हमेशा लिखते हैं ऐसे थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखता हूँ क्या, थीटा, कैसे, थीटा। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरा, एंगल हो गया 0 डिग्री, समझ में आया, बिल्कुल प्यार से मान लो, चलो। अच्छा, उसके बाद देखो, और एक कंडीशन ये हो सकती है कि मान लो आपका ऐसे ना होके, ठीक है, अब कुछ इंक्लिनेशन पे बढ़ जाए इस तरीके से, है ना, ऐसे, तो यहाँ पे देखिए एंगल बना, एंगल बना कि नहीं बना, बन गया एंगल। अच्छा, यहाँ पे देखो कुछ गैप दिख रहा है आपको, इसी को मैं बोलूंगा ये है एंगल, ये है मेरा L1 और ये है L2। अच्छा, इसको मैंने बोला ये क्या है, मेरा एंगल है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर, ठीक है, ये जो है हमारा एंगल है, इस ये एंगल देखो कितने तक वेरी कर सकता है, कितनी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी बात करते हैं, इसकी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, और देखो एक बात और देखो कि अगर मैं ऐसे ना बढ़ा के, अगर मैं इसको ऐसे भी बढ़ा सकता था, यहाँ पे अगर गैप करूँ इस पॉइंट से, मैं इसको इस तरीके से भी बढ़ा सकता था, तो पढ़ता मेरा ये होता L1 और ये होता L2, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज बात करें कि मैं अगर इसको इस तरीके से ना बढ़ा के, एक लाइन ये थी L1, अब मैं इसको इधर बढ़ा देता, इसका नाम क्या पड़ता, L2, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या एंगल होता। अच्छा, उसके बाद देखो एक ये एंगल है मेरा, ये है थीटा, ठीक है जी, और एक ये है मेरा थीटा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, पक्का, चलिए। अच्छा, एक और चीज देखो, एक और चीज, बस 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 एक और चीज, बस लास्ट है। अच्छा, अगर ऐसे ना करके, ठीक है, एक लाइन ये है और एक लाइन बिल्कुल ऐसे चली जाती, तो यहाँ पे कितना होता है 180, ठीक है। अच्छा, अभी मान लो ये भी मेरा थीटा, ये L1 है और ये L2 है। अब इन सारी चीजों को, हाँ एक और कंडीशन हो सकती है, लास्ट है यार, एक एक करके परेशान कर रहे हो सर आप तो। यहाँ पे देखो एक लाइन ये है L1 और एक लाइन बिल्कुल इसके स्ट्रेट निकल गई यहाँ से, एंड से बिल्कुल सीधा, ये पड़ गया, इसका नाम L2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं आपको कार्टेशियन प्लान ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कार्टेशियन प्लान कैसे, ये देखिए जरा, यहाँ पे बना दूं, चलो देखो, ध्यान से देखना है। कार्टेशियन प्लान बना दिया मैंने, इस तरीके से ही होता है, आपने देख रखा होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, यहाँ पे तो एंगल 0 है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। आपको पता है ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये आपको पता होगा, अपने पीछे के लेक्चर देखे होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे अगर कोई भी लाइन होती तो होता है यहाँ पे 0।
अब यहाँ पे देखिए कितना बन गया इनके बीच में एंगल 90, कितना बन गया 90। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये कितना मेरा, ये 90 है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ वाले की बात करूँ तो ये कितना है मेरा, ये है मेरा, देखो ये है 90 और ये भी 90, दोनों मिलके कितने हो गए 180। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे कितना है, ये 180। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए ये भी 90, तो अगर 180 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 270। और फिर अगर यहाँ पे और 90 है एक और इस 270 में 90 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पूरा घूमने के बाद कितना आ जाएगा 360। तो पहली बात यह है कि एंगल क्या होता है, एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में बनता है। और कैसे होनी चाहिए वो दोनों लाइन, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान देखो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। क्लॉक कैसे घूमता है, क्लॉक कैसे घूमता है, इस तरीके से घूमता है क्या, ध्यान दो कैसे घूमता है, देखो क्लॉक मेरी ये रहा ऐसे घूमता है, क्लॉक हमेशा ऐसे घूमता है। लेकिन एंगल जो बनेगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से, कैसे, इस तरीके से, ऐसे, समझ में आया, ये क्या मेरा एंगल इस तरीके से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है। या फिर अगर मैं बात करूँ कि लाइन को मैं ऐसे ना बढ़ा के ये L1 था, अब मैं एक लाइन को ऐसे भी बढ़ा सकता था, और अगर मैं यहाँ से एंगल लिखूं तो ये कैसे हो गया क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज एंगल नहीं नापते हम, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापते हैं, ठीक है, उसको नेगेटिव माना जाएगा अगर आप वैसे नाप लेते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे कितना एंगल हो गया, ये भी थीटा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए, इस क्वाड्रेंट को आप समझिए जरा, हम वापस क्वाड्रेंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एक मेरा L1 है, ये रहा, और एक मेरा L2 है। तो आप देखिए L2 मेरा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 0 से ज्यादा और 90 से हमेशा कम रहने वाली है। ये इतनी चीज आपको क्लियर हुई, इतनी चीज आपको क्लियर हुई। अच्छा अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ कि यहाँ पे देखो थीटा कहाँ आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ आ सकता है, देखो यहाँ पे ये जो है मेरा ये वाली लाइन कहाँ पे आ सकती है, सेकंड वाले में, ठीक है, देख रहे हो ना आप इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाली है 90 से 180, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है ना वो तो होगा बड़ा किससे, 90 से, लेकिन होगा छोटा किससे, 180 से। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आएगी ये L2 लाइन, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है, जो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है हमेशा 180 से ज्यादा होगी, 180 से हमेशा ज्यादा होने वाली है, लेकिन कम होगी किससे, 360 से, किससे 360 से। ये यहाँ भी वैरी कर सकता है, 360 से हमेशा कम होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये L1 ये रहा और L2 ये रहा, यानी कि देखो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अगर कोई भी लाइन है तो उसके बीच एंगल कितना होता है 180, ये आपको याद ही रख लेना है। और इसको बोलते हैं, बिल्कुल सीधा है ना तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, लिख लेना यार स्ट्रेट एंगल, ठीक है। यहाँ पे सही है आपको, ये क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है, सही है क्या, स्ट्रेट एंगल, यहाँ तक आपको क्लियर है, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे देखिए ये जो है मेरा थीटा बराबर कितना है हमारा 90, तो अगर थीटा बराबर 90 हो गया तो यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं राइट एंगल, क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल, राइट एंगल। अच्छा और भी बाकी सबों का नाम देते हैं, देखो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को इसको बोलेंगे एक्विट एंगल, क्या नाम पड़ेगा इसका, एक्विट एंगल, मार्कर नहीं चल रहा मेरा, ठीक है, बस मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप लिख ले एक्विट एंगल। इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल, और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंगल, कौन सा, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ एंगल, पहला एंगल, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तीसरा कौन सा है हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल, और चौथा कौन सा है स्ट्रेट एंगल, और फिर पांचवा राइट एंगल, ठीक है। तो आप ये देख लें, और मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाया, उसके मुताबिक मैंने ये आपको बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है, मान लूं मैं पक्का बिल्कुल 100% समझ में आना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो आप इसे नोट करें एक बार, फिर हम अगला करते हैं अपना, नोट करें प्लीज। हाँ तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका एंगल में ही बात कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, और पता है यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो आप इसको प्यार से देख लें बिल्कुल, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक होता है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। दोनों चीजों को आराम से देखें, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है, आपको मैं बता दूं अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। यहाँ पे ए है यार, मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है बच्चों, बता दे रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहाँ पे क्या ये सही लिखा था सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे ध्यान से देखिए,
यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बिल्कुल। अच्छा देखिए, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल वो होता है, पहले मैं आपको ना एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दो लाइन, ये मेरा एक एंगल है, यहाँ पे मान लो कितना है 30, ठीक है, और यहाँ पे एक और लाइन है मेरी, इस ये कितना है मेरा, मान लो ये है 60, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक लाइन ले लेते हैं मैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और एक यहाँ पे मान लो ये है मेरा, अगर बात कर ले तो मान लो ये है, अभी नहीं ऐसे नहीं, मान लो ये है मेरा ऐसे, ये है मेरा 120, कितना है 120, और ये कितना है मेरा 60, कितना है 60, ध्यान से आ गया आपको? अच्छा अब देखते हैं जरा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों एंगलों को जोड़ूं, यानी कि एंगल है मेरा, मान लो इस एंगल को मैं जोड़ लूँ θ1 को, मान लो 30 है, और ये कितना θ2 है, इसका मान लो मैं 60, अगर मैं दोनों को जोड़ूँ θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताइए? 60 प्लस 30, ये कितना आ गया? 90, ठीक है, θ1 प्लस θ2 कितना आ गया? 90। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो θ1 कितना है मेरा 120, और यहाँ पे θ2 कितना है मेरा 60, ठीक है, थीटा इज एंगल, घबराना नहीं है थीटा का नाम सुन के। कितना आ जाएगा देखो, थीटा प्लस θ1 θ2 इक्वल्स टू 180, 180 आ रहा है, जोड़ के देखते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा 120 प्लस 60, कितना आ गया 180। तो यहाँ पे देखो दो एंगलों को जोड़ के, अगर दो एंगलों को जोड़ के 90 अगर आ गया तो इसको बोलते हैं हम कम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलते हैं? CA कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और अगर उस वही दूसरी ओर बात करें, अगर दो एंगल को जोड़ के 180 आ गया तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये चीज आपको क्लियर हो गई, मान लो पक्का, ठीक है। और याद कैसे करें, देखो ये मेरा लॉजिक है, कहीं बुक में नहीं लिखा, ठीक है, किसी से कंपेयर नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो याद करने का तरीका, यहाँ पे C का मतलब है, यार बहुत गंदा वर्ड है लेकिन याद कर लो, चोर, ठीक है, क्या है? चोर। और यहाँ पे S जो है वो क्या है? सिपाही, सिपाही, ठीक है। अच्छा तो अब वो चोर हमेशा कम होता है ना, तो वो 90 होगा जोड़ के, और जो सिपाही होता है वो 180 होगा हमेशा, ठीक है, ज्यादा होगा उससे। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। अब लाइफ टाइम नहीं बोलेंगे आप, C का मतलब चोर और इसका मतलब सिपाही, ठीक है। तो ये याद करने का मेरा तरीका है, और कहीं मैंने बुक से नहीं पढ़ा प्लीज, ठीक है। तो ऐसी माइंड में चीजें आ जाती है, अगर मैथ को करना है तो बिठा दूं। चलो समझ में आ गया पक्का? अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना, वो मैंने बताया नहीं, मैंने सोचा कि बता देना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो यही बता देता हूँ मैं, एक चीज और आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि मान लो ये एंगल है, ठीक है, इसका ना अब हम नाम दे देते हैं कुछ, मतलब नाम क्या, मान लो ये O है, ये A है, और ये क्या B है। तो एंगल किसके बीच में बन रहा है? OA एंड OB के बीच में, दो लाइन है ना, एक तो O है और एक O और A है, और एक O और B है, उनके बीच ही तो एंगल बन रहा है। अच्छा इस एंगल को हम लिखेंगे कैसे? देखो लिखते कैसे, हम लिखते AOB, कैसे लिखते? AOB, समझ गए? क्या लिखेंगे? AOB, ठीक है। ये हमारा एंगल लिखने का तरीका है। ऐसे भी लिख सकते हैं, BOA भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन गलत जब हो जाएगा जब आप इसको ऐसे लिख देंगे OAB। देखो OAB एंगल बन कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा, तो जहां एंगल बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, बाकी आप इन दोनों चीजों को इधर उधर कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? अच्छा एक और अगर मैं ले लूँ, मैं बोलूँ कि ये एंगल लिख के दिखाओ, ये मान लो C पॉइंट है, ये वाला एंगल मुझे लिख के दिखाओ, तो क्या लिखोगे? AOC, क्या लिखेंगे? AOC, या फिर आप लिख सकते हैं COA, क्या लिख सकते हैं? COA। यहाँ पे देखो एक चीज हमेशा कॉमन है, O हमेशा बीच में ही रह रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए मेरे ख्याल से, हटा दें। चलिए अगला करते हैं अपना, ठीक है, अगला करते हैं लीनियर पेयर। अगला क्या है हमारा? लीनियर पेयर, ठीक है। सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री हो गया, हाँ। अब है हमारा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, इसको डालेंगे और लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये चीज आपको समझ में आ रही है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, देखिए इसको मैं समझाता हूँ क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल का क्या मतलब है। मान लो आप इस तरीके से, मेरे ये है सीधी लाइन, ठीक है, लीनियर लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे मेरा एक है स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। देखिए ये तो लाइन थी मेरी, और यहाँ से एक अगर रे निकल रही है, तो देखो ये दो एंगल बना रही है कि नहीं बना रही है? एक तो इधर एंगल बना रही है और एक ही इधर एंगल बना रही है। और मैं इसकी बात करूँ, मान लो ये O है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, ये है A और ये है B और ये है C। अच्छा अब ये क्या बोलता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? क्या बोलता है कि देखो यहाँ पे अगर एक मेरी लाइन थी और उसके ऊपर एक लाइन अगर खड़ी है, रे खड़ी है, जिसका नाम है OA, ठीक है। यहाँ पे मेरा AC क्या है? AOC, ये क्या मेरी लाइन है, और स्टैंड हो रखा है, स्टैंड इट
रे कौन सी, इस पे रे स्टैंड है, उसका नाम है ओबी, ठीक है, इस पे का नाम है ओबी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर लिखने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, ए ओ बी, देखो दोनों एंगल को जोड़ के ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर क्या आएगा 180। देखो मैंने लिखा क्या, ए ओ बी यानी कि ये वाला एंगल प्लस बी ओ सी ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180। ऐसे तो एंगलों को अगर जोड़ के 180 आ गया ना तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर लाइन है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, तभी तो ये आया। और इसको बोलता हूं मैं कॉमन आर्म, क्या होगा ये कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन आर्म, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये चीजें आपको। हाँ कॉमन इसलिए ना क्योंकि देखो ये इस वाले एंगल में भी कॉमन आ रहा है और ये इस वाले एंगल में भी कॉमन आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला कॉमन आर्म है। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है कि अगर दो एंगलों को जोड़ के आपस में 180 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, लीनियर पेयर्स बना रहे हैं आपस में, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और अगर हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। उसके बाद हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपने पढ़ा भी होगा मैं, ठीक है, एंगल, ठीक है। देखिए वर्टिकल अपोजिट क्या है, मान लीजिए दो लाइनें, एक लाइन तो मेरा ये हो गया, एक लाइन मेरा ये हो गया, ये लाइन है मेरा L1 और एक लाइन है मेरा L2, ठीक है, दोनों आपस में कट कर रहे हैं, दिख रहा है आपको। अच्छा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या बोलता है कि मेरे अगर ये एंगल मेरा कितना है थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा, और अगर ये कितना है मेरा θ1 तो ये भी कितना होगा θ1। यानी कि वर्टिकल अपोजिट ये बोलता है कि अगर मेरी दो लाइन यानी कि देखिए L1 एंड L2 आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट यानी कि काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को काट रही है। तो कट करने के बाद जो अपोजिट एंगल बनेंगे ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यही बताना चाह रहा था मैं बस। तो ये कट करने के बाद देखो अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट में कौन सा है सामने, ये वाला है, तो इसलिए मैंने बोला ये वाला एंगल इसके बराबर। और अगर ऐसे ना बात करके अगर मैं ऐसे भी कर दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। हम पे एक लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पे मान लो ये ए है, ये ओ है और ये बी है, यहाँ पे अगर सी है और ये डी है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जरा, ये क्या मेरा डी, तो मुझे पता है ये वाला एंगल मेरा इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ डी के। और अगर इधर वाली बात करूं तो बी ओ सी के बराबर क्या होगा बताइए, बी ओ सी की क्या बराबर होगा, ए ओ डी, तो यहाँ पे लिख दो एंगल ए ओ डी। तो यही था हमारा वर्टिकल अपोजिट, क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, क्या होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर। इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा हमेशा VOA, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्या है मेरा, इसको मैं लिखूंगा हमेशा क्या, LP शॉर्ट में, ठीक है, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर आपको समझ में आया, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है उस पर कोई रो इस तरीके से स्टैंड कर जाती है तो क्या होगा, इधर वाला एंगल जो बनेगा इधर वाला एंगल बनेगा, दोनों को जोड़ के क्या आएगा हमेशा 180, ये हमें बनता है लीनियर इक्वेशन पेयर से, ठीक है। तो हटा दें, चलिए ठीक है। उसके बाद है इंटरसेक्शन दो। अब एक लाइन के बारे में पढ़ लीजिए, एक तो होता है मेरा पैरेलल लाइन और एक होता है इंटरसेक्ट लाइन। पैरेलल लाइंस और एक होता है मेरा इंटरसेक्ट लाइन, यहाँ पे बात कर लेते हैं, एंड यहीं पे लिख लो यार, एंड इंटरसेक्ट लाइंस, ठीक है। देखिए अगर दो लाइन में लूं, एक तो मेरा लाइन हो गया ये L1 और एक भी लाइन हो गया मेरा L2, एक तो लाइन है मेरा L1 और एक लाइन है L2, और सेम यहाँ पे बात करूँ तो एक मेरा लाइन है L1। देखिए दो अगर मैं लाइन लेता हूँ तो दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये दोनों देखो आपस में पैरेलल हो गए, देखो इनके बीच हमेशा गैप सेम रहने वाला है, यहाँ भी गैप सेम है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, अगर मेरी कोई भी लाइन ऐसे होती है L1 है और ये L2 है, तो देखो दो ही चीज हो सकती है कि ये लाइन में देखो गैप क्या है, गैप सेम नहीं है। और अगर आप इसको आगे बढ़ाते हो, सॉरी जबरदस्ती नहीं, इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो और इसको आगे बढ़ाते हो तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएंगे। लेकिन आप इसको देखिए, कहीं भी आगे बढ़ाइए, किसी भी दिशा में बढ़ाइए, जहां जिस दिशा में जा रही है, कभी भी आपस में कटेंगे नहीं। तो ऐसी लाइनों को बोलता हूँ मैं पैरेलल लाइन, क्योंकि L1 शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, L1 पैरेलल टू L2, पैरेलल का साइन ऐसे होता है 11, ठीक है, L1 पैरेलल टू L2, ये चीज आपको समझ में आई, इसको बोलता हूँ मैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अच्छा इंटरसेक्ट लाइन क्या होती है, जो आपस में कट कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, L1 और ये क्या मेरा L2 आपस में ये कट गए ना, तो इनको मैं क्या बोलूंगा आपस में,
ये है इंटरसेक्ट लाइन। क्या है? इंटरसेक्ट लाइन, जो आपस में कहीं ना कहीं आपस में काट दे। ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया, आगे तक आपको काम आएगा। पैरेलल लाइन, ठीक है, हटा दे। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान रख लेनी है बस। उसके बाद है पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। इसके बाद आपको, हाँ, अब हमारा आ गया एग्जाम्स। एग्जाम 6.1, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, इसको आपको याद रखना है। इसको आपको याद रखना है बाकायदा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही, ठीक है। इफ अ रे, यहां मैं लिखता हूं इफ अ रे, एक मिनट जरा, हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, एग्जाम 6.1 और 6.2 को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। उसका नाम है, यहाँ पे हैशटैग डालेंगे और लिख लेंगे एडजेसेंट एंगल, ठीक है। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल वो एंगल होता है, देखिए जैसे दो बात करूं, या फिर इसको बोल सकते हैं पड़ोस के एंगल। देखिए जैसे पड़ोस के एंगल, ऐसे बात कर लूं मैं, ऐसे है, तो इसके पड़ोस में कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो इसके पड़ोस में कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ठीक है। और इसके पड़ोस में कौन सा एंगल आ रहा है बताइए? ये आ रहा है। तो समझ गए आप, एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि उसी के बाद वाला एंगल, लगभग उसी के बाद वाला जस्ट एंगल, ठीक है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो हम थ्योरम समझते हैं। थ्योरम 6.1 क्या बोलता है? देखो ध्यान से, इफ अ लाइन, ठीक है, एक एक वर्ड एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ अ रे, ठीक है, अगर एक रे स्टैंड है किस पे? ऑन अ लाइन पे। यहां तक तो क्लियर होगा। एक लाइन है मेरी, ये रहा, इस लाइन पे अगर मैं एक रे को स्टैंड कर दूं, खड़ा करवा दूं ऐसे, ये मेरी रे हो गई और ये थी मेरी लाइन, ठीक है। अब क्या बोला है? देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, यानी कि देखो इसके साथ वाला कौन सा एंगल है? ये वाला। इसके बाद वाला एंगल ये वाला। इन दोनों एंगलों को जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं बात कर दूं तो ये क्या है मेरा, मान लो O है, ये A है, और ये क्या है हमारा B है, और ये क्या है हमारा C है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एडजेसेंट एंगल है, यानी कि इसके बाद वाला एंगल, ये इनको जोड़ के क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगल AOB प्लस में एंगल BOC बराबर कितना आएगा? 180, ठीक है। यानी कि देखो क्या बोला उन्होंने कि अगर एक रे एक लाइन पे खड़ी है, स्टैंड है बिल्कुल, तो एडजेसेंट एंगल यानी कि इसके बाद वाला एंगल, जो भी एंगल बन रहा है उसके जस्ट बाद वाले एंगल को जोड़ के क्या आने वाला है? 180। तो इसको बोलते हैं एग्जाम्स 6.1। इसका यूज होगा आगे, तो इसीलिए बताया गया है। और उसके बाद है हमारा एग्जाम 6.2। देखिए ऐसा क्या होता है, जो चीज बताते हैं उसका उल्टा भी बता देते हैं ये। तो इनके उल्टा क्या बोला है? अगर दो एंगलों को जोड़ के क्या है हमारा? 180 आ रहा है। यानी कि समझ लीजिए ये है मेरा लीनियर पे, ऐसे यहाँ पे ये ऐसे था, ठीक है, ये A O B और अगर ये C है, तो अगर कहीं भी ऐसे आ रहा है A O B प्लस एंगल BOC बराबर कितना है मेरा? 180। अगर ये आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? अगर ये कभी भी ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? हम ये यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे दो एंगलों को जोड़ के 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच एक नॉन कॉमन आर्म है। यानी कि इनके बीच देखो, इस एंगल में देखो, यहाँ भी देखो क्या आ रहा है? एक चीज कॉमन है, क्या? OB। यहाँ भी OB और ये भी OB, यानी कि एक कॉमन आर्म है। देखो दोनों एंगलों में, अगर आप ये वाला एंगल बनाते हो तब भी और ये वाला एंगल बनाते हो तब भी, दोनों में एक आर्म कॉमन है। उसका नाम क्या है हमारा? OB। क्या नाम था? OB। ये कितना था मेरा? A, ये C, और ये क्या था मेरा? O और B। दोनों ही एंगलों में कॉमन है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने बोला है एक आर्म कॉमन होगा ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ना, वो क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं। देख सकते हैं इन दोनों एंगल को अगर मैं जोड़ दूं तो एक तरीके से लाइन ही तो बन गया, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। तो दोनों एक दूसरे को उल्टे हैं। दूसरा क्या था? अगर दो एंगल को जोड़ के 180 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? एक लाइन पे एक रे स्टैंड कर रही है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोनों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप इसको नोट करें, फिर करते हैं थ्योरम 6.1। प्लीज नोट। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 6.1। हाँ, इसका हम बोलते हैं यह है थ्योरम, और वो कहता है हमारे एग्जाम्स। देखिए थ्योरम्स का प्रूफ होता है, लेकिन एग्जाम्स का प्रूफ नहीं होता। थ्योरम का प्रूफ होता है, आई रिपीट, थ्योरम का प्रूफ होता है, एग्जाम्स का प्रूफ नहीं होता। समझ में आ गया? अच्छा, वो एग्जाम्स थे दोनों, ये क्या है मेरा? थ्योरम। अब इसका प्रूफ होगा, और इस थ्योरम को मैं प्रूफ करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ब्लैक बोर्ड पे, और इसको ध्यान से देखना है। ये हर बार 2 मार्क्स में आता है, 2-3 मार्क्स में आता है ये प्रूफ करने वाला। और फिर बोलते हैं क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं। अरे भैया, मिलेगा कैसे जब सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ोगे? तो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन मिल सकते हैं ना, बताओ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस थ्योरम को आराम से देखना है, और बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे ना, तभी आएगी कोई चीज, वरना ऐसे आने वाली नहीं है। मैथ तो वैसे भी टेढ़ी चीज है थोड़ी, ठीक है।
देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे, ठीक है, तब उसका वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अभी मेरे पीछे बताया था आपको, देखिए जैसे दो लाइन है, मैंने मान लिया ये मेरी लाइन एल, ये मेरी लाइन है, ये इसका मैंने नाम दिया ये ए बी है और ये क्या सी डी है, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे ऐसे 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 एंड ये ऐसे, अच्छा जी ये चीज आपको समझ में आई। और यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये मान लो, और हाँ पेपर में क्या आएगा, इस एग्जाम्स को मिटा के ये लिखा होगा आप पे प्रूफ डेट, बस इतनी चीज डालेंगे, प्रूफ डेट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये डालेंगे बस। यहाँ पे लिखा होगा प्रूफ डेट टू लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपको डाल के देगा वो, ठीक है। तो मान लो हमें अभी ये करना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, सबसे पहला स्टेप करना है कंस्ट्रक्शन रचना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करना है आपको, जो ये कर रहे हैं ना वही लिखना है। मान लिया लेट बी टू लाइन्स ए बी एंड सी डी विच इज इंटरसेक्ट एट ओ। देखो दोनों मान लो कहाँ पे काट रहे हैं, आपस में ओ पे काट रहे हैं, बस और कुछ नहीं करना आपको। देन यहाँ पे देखो हमें क्या शो करके दिखाना है या फिर प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पे लिखना है आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ आपको ये करना है ना, प्रूफ आपको ये करना है, ठीक है। या फिर आप इसको यहाँ कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। ये स्टेप है आपका, ये गिवन लिखना है क्योंकि हमें इन्होंने ये दे रखा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ओ पे, तो ये हमारा गिवन है, नो ना ही कि कंस्ट्रक्शन है। फिर प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है, यानी कि ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल समझ रहे हैं इसके बराबर, समझ में आया आपको, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं ना, तो ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख दो प्रूफ क्या करना है, मुझे करना है एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के, समझ में आया, एंगल ए ओ डी सी ओ बी के बराबर होगा, ये करना है। और एक तो ये करना है एंड यहाँ लिख दूं, एंड एक और भी तो एंगल है, देखिए ध्यान से, एक तो ए ओ डी सी ओ बी के हो गया और एक ए ओ सी और उसके सामने एक और एंगल बताइए डी ओ बी, तो यहाँ पे लिख दूं डी ओ बी के बराबर दिखाना है। अच्छा और यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे आपको लिखना है सॉल्यूशन। हाँ इसके बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन करनी है, यानी कि जैसे करके दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, पहले आपको इतना करना है, गिवन हो गया ये, यहाँ पे प्रूफ और यहाँ पे हम कर देंगे अब सॉल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन इस तरीके से बिल्कुल प्यार से लिखना है आपको। देखो सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपको लेना है, क्योंकि सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए स्टैंडर्ड, ओ ए इज अ रे विच इज स्टैंडर्ड, ओ ए इज अ रे विच इज स्टैंड इट, इस पे एक देखो ओ सी डी हमारी क्या लाइन है और ओ ए इस पे स्टैंड है, यानी कि खड़ा है बिल्कुल। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो एंगल डी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी बराबर कितना आ जाएगा 180, कैसे आएगा, बाय एग्जाम 6.2, इसीलिए जरूरी है एग्जाम से लगाना। ये चीजें आपको समझ में आई है, पहले मैं इन दोनों को बराबर करके दिखाता हूँ, मेरा टारगेट है ये और ये इक्वल, यानी कि पहले वाली चीज में प्रूफ करके दिखाता हूँ ये वाली, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो ये हो गया और बिल्कुल जस्ट इसके बाद वाली लाइन ये लेनी है आपको, देखो यहाँ पे सेम चीज लिखना है, क्योंकि सी डी इज अ लाइन एंड ओ सी, इस बार क्या है हमारा ओ सी इज अ रे विच इज स्टैंडर्ड, ठीक है। थोड़ी सी आपको अगर राइटिंग ना समझ में आए तो प्लीज थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मिटा दे, चलो यहाँ मिटा दे, ये एग्जाम से मिटा रहा हूँ मैं, एक बार आप इसको देख लिया, हो गया। चलो यहीं पे देखिए, ये फिगर नहीं मिटनी चाहिए, ठीक है, चलो हो गया ना। अच्छा यहाँ पे मैंने सेम चीज लिखी है यार, यहाँ पे कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, अगर बोले तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ए बी इज अ लाइन एंड ओ सी इज अ रे विच इज स्टैंड ऑन रे विच इज
स्टैंड इट। ठीक है, अच्छा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये मेरी रे है, अगर ये मेरी लाइन है और इसके ऊपर ये मेरी स्टैंड कर रखा है इसने, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से बना लूँ मैं। यहाँ पे क्या है ए बी और यहाँ पे है मेरा ये है ओ और ये सी। तो देखो ये इस एंगल और इस एंगल को जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं लिख दूँ इसीलिए, ठीक है, बाय थ्योरम में यहाँ पे लिख दूंगा एंगल ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर कितना होगा बताइए, 180 के। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए ए ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर कितना है, 180 के। अच्छा यहाँ पे आपको लिख देना सेम चीज, एग्जाम 6.1। ठीक है, यहाँ मिटा दो इसको, हो गया। इतनी चीज करने के बाद देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को घटाइए। अच्छा देखिए क्या है मेरा, यहाँ लिख दूं 1 ये रहा, तो ये क्या है मेरा, देखिए डी ओ ए प्लस में एंगल ए ओ सी, माइनस का निशान लगाऊंगा और ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि पूरी चीज है ना उल्टी वाली चीज उल्टी वाली से घटेगी। यहाँ पे क्या एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी बराबर, देखिए यहाँ पे कितना 180, चलो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 180 है और इधर भी 180 है, तो 180 माइनस 180 कर देंगे। ठीक है, आगे करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको आगे करते हैं, ये क्या हो जाएगा डी ओ ए प्लस में ए ओ सी माइनस में ए ओ बी, सॉरी ए ओ सी माइनस में सी ओ बी बराबर, ये कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये ए ओ सी और ए ओ सी कट गई, एक प्लस में था एक माइनस में था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अच्छा आगे देखिए यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई बिल्कुल, मान लूँ। चलिए यहाँ पे क्या बचा, हमारे पे बचा डी ओ ए प्लस सॉरी माइनस में सी ओ बी बराबर 0। अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओ ए बराबर क्या आ गया हमारा, सी ओ बी। ठीक है, और ये हो गया मेरा प्रूफ। डी ओ ए, देखिए डी ओ ए बराबर हो गया किसके, सी ओ बी के। तो ये बोल सकता हूँ ये क्या हो गया मेरा, एक चीज तो प्रूफ हो गया। और यहाँ पे आपको लिख देना है अब, यहाँ पे सिमिलरली अब देखो ये वाली चीज भी ऐसी प्रूफ करनी है आपको, ये जो है ना ये वाला एंगल इसके बराबर, तो पहले आपको ये वाली लाइन लेनी है, फिर ये वाली लाइन लेनी है। तो ये देखो करना क्या है, मैं बताता हूँ मैं कर कैसे रहा हूँ। देखो मुझको इसको इसके बराबर लेके आना है ना, तो पहले मैंने ये वाली लाइन ली, देख रहे हो आप, जिसमें ये आ रहा था और ये वाला था। फिर मैं एक और लाइन लूंगा जिसमें ये और ये आएगा, समझ रहे हो, ये यानी कि दोनों ही में कॉमन आ रहा है। जब मैंने ये लिया तब भी आया और जब मैंने ये वाली लाइन ली तब भी आ रहा है, तो ये आपस में कट जाएगा। समझ में आया आपको, इसीलिए ले रहा हूँ मैं। और अगर आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है तो पहले आप ये लीजिए, इसमें क्या आएगा, देखो ये वाला कॉमन आया, फिर आप ये वाली लाइन ले लीजिए, फिर दोबारा ये कॉमन आ गया, तो हुआ ना फंडा, फिर कट जाएगा आपस में। समझ में आया। सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल जो बच गया ए ओ सी बराबर हो जाएगा किसके, डी ओ बी के। ठीक है, तो हेंस ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ये हो गया मेरा प्रूफ। इतनी चीज आपको समझ में आई है। अच्छा आप देख सकते हैं पहले आपको यहाँ से मैंने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ से सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन में आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि सी डी जो है मेरी लाइन है। ठीक है, देखिए सी डी मेरी लाइन थी, उसके ऊपर ये स्टैंड कर रखा था, तो इसलिए मैं लिख दिया ये इसके बराबर हो, ये इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180 आएगा। फिर यहाँ पे एक लाइन थी और इसके ऊपर ये स्टैंड कर रखा था, तो इन दोनों को जोड़ के 180 आ गया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो ये जो कॉमन था ना ये कट गया, तो ये इसके बराबर आ गया। फिर मैंने सिमिलरली डाला और ये लिख दिया। देखिए करने में थोड़ा सा हार्ड लगता है, जब आप करेंगे ना एक बार 2 बार 3 बार तो बिल्कुल आपको बैठ जाएगा ये दिमाग में और आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ देखते हैं एग्जाम्पल कर सकते हैं क्या, अभी टाइम है। हाँ एग्जाम्पल नहीं करते अभी, ठीक है, कल ही करेंगे अपना एग्जाम्पल नंबर 1 2 3। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तीनों सॉरी। ठीक है, इसमें से आते हैं भी ये पेपर में। तो इसी के साथ कैसा लगा आज का आपको लेक्चर, ठीक है, ध्यान से पढ़ा आपने, बिल्कुल मजा आया। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपना करते हैं एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6.1 और उसको कुछ एग्जाम्पल और बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। हाँ, और एक और मैं आपसे एक और गुरु के तौर पर एक दक्षिणा मांगता हूँ, प्लीज इसको शेयर कर दें। शेयर देखिए आप कुछ करें या ना करें, अगर आप शेयर करते हैं तो ज्यादा लोगों तक पहुंचनी है। ठीक है वीडियो, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा बच्चों की हेल्प हो, इसी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं। ठीक है, और कोई भी मेरी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।